नमस्कार सभी साथियों को। कृपया ध्यान देंगे 69th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए VCS 250 सीरीज जनरल स्टडीज़ के लिए लाया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग इसमें क्लास 11 देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं केवल उसी को कवर किया जा रहा है और इसमें सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। आपके कमेंट आ रहे थे, उसमें मैं बता दूं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और बिहार स्पेशल जनरल स्टडीज़ से ये आएंगे और करंट अफेयर के स्पेशल एपिसोड चलाए जा रहे हैं पीडीजिस्ट से, उसको भी आप देखें। और हमारा टारगेट है 105 प्लस मार्क्स का। वो मैं बताऊंगा कि कैसे 105 अचीव करना है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम डालेंगे और आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ आपको गेन करने हैं नंबर। आइए ध्यान दीजिए, ये टॉपिक है हमारा आनुवांशिकी से संबंधित। इसमें जो महत्वपूर्ण है उसको हमने हाईलाइट कर दिया है, केवल उसी को देखना है आपको, हम बताते जाएंगे। आनुवांशिकता, हेरिडिटी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का जो संचरण होता है वही आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिकी के जनक मेंडल साहब थे, ग्रेगर जोहान मेंडल इनका पूरा नाम था। देखिए बीपीएससी अब स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न दे रही है, तो आपको स्टेटमेंट इस तरह से भी दिए जा सकते हैं कि इनके बारे में एक छोटा सा एक लाइन दे दिया जाए कि ये कहाँ के रहने वाले थे। तो ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और ब्रून नाम के जगह से ये बिलोंग करते थे। वहाँ पर एक ईसाई मठ हुआ करता था, उसी के ये पादरी थे। मटर के पौधों पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, आप सभी जानते हैं, लेकिन उसके साथ ही यह भी ध्यान रखेंगे कि 7 जोड़ी गुणों को उन्होंने इस मटर के पौधों में चुना था प्रयोग के लिए, तो ये महत्वपूर्ण था। उसके बाद नेक्स्ट है मनुष्य में लिंग निर्धारण से संबंधित। ध्यान देंगे, मनुष्य में लिंग का जो निर्धारण होता है उसके लिए पुरुष के गुणसूत्र हमेशा जो है उत्तरदायी होते हैं, तो ये ध्यान रखना है, नंबर 1। नंबर 2 ध्यान रखना है कि महिलाओं में XX गुणसूत्र होता है, जबकि पुरुषों में X और Y दोनों गुणसूत्र होते हैं। इसी गुणसूत्र के मिलने से यदि पुरुष का X गुणसूत्र महिला के X गुणसूत्र से मिलता है तो जो बच्चा जन्म लेता है वह लड़की, और यदि Y गुणसूत्र पुरुष का X गुणसूत्र से मिलता है तो बच्चा जो जन्म लेगा वह लड़का होगा, संतान जो होगा वह लड़का होगा। तो युग्नज में जो 23वीं जोड़ी होगा, यदि XY होगा तो इससे बनने वाली संतान जो है लड़का होगा। तो ये यहाँ पर ध्यान देना है आपको, बस इसमें इतना ही। उसके बाद आगे देखिए, आनुवांशिक भिन्नता के स्रोत क्या हैं। ध्यान देंगे, जीवों में आनुवांशिक भिन्नता जो है उत्परिवर्तन के कारण होता है, म्यूटेशन के कारण होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे, गुणसूत्र, क्रोमोजोम और जीन की संरचना तथा स्थिति में परिवर्तन ही उत्परिवर्तन का कारण होता है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद लैमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद, ये 3 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ से न जाने बीपीएससी कितने बार प्रश्न पूछ चुकी है। तो इसमें अब चूँकि साइंस में आप देख ही चुके हैं कि स्टेटमेंट वाले प्रश्न आ रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण है, हमने हाईलाइट किया हुआ है पहले से ही, आप इसको देखिए। इनका पूरा नाम था JV लैमार्क, ठीक है। इन्होंने जो पुस्तक लिखी हुई थी 1809 ईस्वी में, जैव विकास पर अपने इन्होंने विचार इसमें व्यक्त किए थे, जिसका नाम था फिलोसॉफिक जूलॉजिक। इसी में जो है ये प्रकाशित हुई थी 1809 में। इसे लैमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत जो है कहा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। इन्होंने कहा कि जिन अंगों का उपयोग अधिक होता है वे अधिक विकसित हो जाते हैं तथा जिनका उपयोग नहीं होता है वह धीरे धीरे ह्रास हो जाता है, यानी उपार्जित लक्षण, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के बारे में इन्होंने बताए थे, तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है डार्विनवाद, इसको आप पढ़े होंगे। दूसरा सिद्धांत डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे, इस सिद्धांत को 2 अंग्रेज वैज्ञानिक थे, एक तो अल्फ्रेड रसेल वैशेल थे और दूसरा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे, जिनको डार्विन के नाम से जानते हैं आप। इन दोनों ने मिलकर इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो डार्विन ने, जो अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसमें इन्होंने प्राकृतिक चुनाव के बारे में बताया कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का जो है विकास होता है। इन्होंने बताया उपार्जित लक्षणों के द्वारा होता है, और इन्होंने बताया कि प्राकृतिक चुनाव के द्वारा होता है, यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विनवाद ने दिया था, यानी डार्विनवाद है। अंग्रेज दार्शनिक एक थे हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने सामाजिक विकास के संदर्भ में योग्यतम
की अतिजीविता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये भी स्टेटमेंट आ चुका है। बीपीएससी इस तीनों स्टेटमेंट को पूछ चुकी है, ये जो हम बता रहे हैं अभी। तथा इसी को जैव विकास के संदर्भ में डार्विन ने प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन कहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए डार्विनवाद प्राकृतिक चयनवाद यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहलाता है, ये ध्यान रखना है। 1858 में डार्विन और वेशल, जो दोनों अभी ऊपर में जिसका जिक्र हमने किया है, अपने कार्यों को संयुक्त रूप से प्राकृतिक चयनवाद के नाम से प्रकाशित किया हुआ था, तो ये ध्यान रखना है नेचुरल सिलेक्शन। उसके बाद हमने जैसा कि बताया उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशन थ्योरी, इसमें केवल ध्यान रखना है कि ह्यूगो डी ब्रीज जो थे उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था उत्परिवर्तन सिद्धांत का। उसके बाद फिर नव डार्विनवाद आया, अर्नेस्ट हैकेल के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा जो हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पर 3 और पॉइंट हैं, उसके साथ ही ये वाला जो क्लास है समाप्त हो जाएगा। समजातता, समरूपता और अवशेषी अंग, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो सकते हैं, लेकिन उसकी मूल संरचना और भ्रूणीय प्रक्रिया समान होती है, वो समजात अंग कहलाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। और समरूपता क्या होती है? ऐसे अंग जो समान कार्य में उपयोग होने के कारण समान दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसकी मूल संरचना और भ्रूणीय प्रक्रिया में भिन्नता पाई जाती है, तो ऐसे अंग को हम समरूप अंग कहते हैं। अवशेषी अंग, ध्यान देंगे अपेंडिक्स जो मनुष्य में होता है वह अवशेषी अंग का उदाहरण होता है। तो अवशेषी अंग क्या है? विकसित जंतु में पाए जाने वाले कुछ अस्पष्ट किंतु अर्धविकसित और निष्क्रिय अनुपयोगी अंग या अंगों के भाग अवशेषी अंग कहलाते हैं, जैसे शुतुरमुर्ग के पंख, ऑस्ट्रिया के एमू, उसके बाद में न्यूजीलैंड का जो कीवी है उसका पंख, डोडो अब तो वर्तमान में विलुप्त हो गया है उसका पंख, ये सब अवशेषी अंग के उदाहरण हैं, और मनुष्य में अपेंडिक्स। तो इसके साथ ही क्लास 11 यहाँ पर समाप्त हो गया। देख सकते हैं आप कि बहुत ही इम्पोर्टेंट छोटा छोटा टॉपिक हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है, तो उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। धन्यवाद।